नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की सबसे नई नवेली राजनीतिक पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी क्या आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है? क्योंकि उनके कुछ विधायकों और नेताओं के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। पार्टी नेतृत्व की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ रही है। विधायक रामकुमार गौतम हो, ईश्वर सिंह हो या रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, सभी पार्टी से नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। भाजपा के साथ हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने में जेजेपी में ऐसा क्या हो रहा है और आने वाले समय में और क्या हो सकता है, इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इनकी चर्चा अब लगातार चल रही है। हम भी चर्चा करेंगे इस मसले पर, लेकिन रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय और सीधे चर्चा की शुरुआत। क्या जेजेपी का कुनबा बिखर रहा है? दुष्यंत की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ रही है। कई विधायक क्यों नाराज दिख रहे हैं? कई नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? नाराजगी की वजह क्या है? 3 साल पहले अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी के लिए वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पूर्व विधायक और जजपा के प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह ने जननायक जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया है। रामवीर सिंह जननायक जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि जेजेपी के लिए यही एकमात्र बुरी खबर हो। इससे पहले जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम कई मौकों पर जेजेपी को महत्वहीन बता चुके हैं। पार्टी बूटी का तो कोई, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा खुद का ही फैसला है। पार्टी क्या होती है इसमें वैसे भी कोई पार्टी नहीं। ना तो मैं दुष्यंत की कोई मुखालफत करना चाहता। जिस दिन मुखालफत करूंगा उस दिन यूं समझ लेना बहुत बुरा दिन होगा। ये इस वाली टिकट पे तो एक भी जीता कोई। ईश्वर सिंह भी अपनी पुत्र बधू को जिता के लाया अपने बलबूते पे। जुला में तीसरी पोजीशन पाया, जबकि वो बड़ा इज्जतदार लड़का था, क्योंकि उसका टैग ये लग रहा JJP गया। पार्टी के एक और विधायक ईश्वर सिंह भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके में विकास का काम नहीं हो पा रहा है, जबकि महकमे की जिम्मेदारी दुष्यंत चौटाला के पास है। वो पार्टी के कार्यक्रमों में जाना बंद कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी की आजकल तारीफ करते रहते हैं। क्योंकि जहन के अंदर ये बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल जिले में, और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका, इसीलिए मैंने ये बात रखी। जेजेपी के एक और असंतुष्ट विधायक आजकल बीजेपी का कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने तो साफ कह दिया है कि हरियाणा में विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नरवाना नगर पालिका से नवनिर्वाचित चेयरपर्सन मुकेश मिर्धा को बीजेपी ज्वाइन करा दी है। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जेजेपी में नाराजगी का ये दौर क्यों शुरू हुआ है, इसके बारे में पार्टी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। नाराजगी का ये दौर और बढ़ेगा या दुष्यंत चौटाला अपने बिखरते कुनबे को फिर बसा लेंगे, ये अभी बताना मुश्किल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी पार्टी से नाराज ज्यादातर नेता बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से खुश नजर आ रहे हैं। इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। चंडीगढ़ से रवि काली रमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। और रामवीर सिंह जी पूर्व विधायक पटौदी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी हाल ही में ज्वाइन की है। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, और केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रामवीर जी शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो। नई पार्टी के लिए शुभकामनाएं, और कारण लोग जानना चाह रहे हैं कि
क्या कुछ कमियां ऐसी रह गई थी पुरानी पार्टी में जो नई पार्टी की तरफ आप बढ़े? रामवीर जी। पुरानी पार्टी जेजेपी, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस पार्टी के साथ हमने 2 साल 3 साल लगाए हैं, किसी का विरोध करने की बात नहीं है। लेकिन असलियत ये है, तो महकमे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के पास है, जिसमें पंचायत है, फूड एंड सप्लाई है और लेबर डिपार्टमेंट है, एक्साइज टैक्सेशन है। इन महकमों में पंचायतों के चुनाव जो है 1.5 साल हो गए हैं। ग्राम की पंचायत जो है, जो ग्राम सभाएं होती हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले कर रखी है, जबकि गांव में सरपंच होता था। 1.5 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। पिछले साल फरवरी में ड्यू थे चुनाव, लेकिन ये भी अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। कभी कोर्ट का बहाना कर देते हैं, कभी किसी चीज का बहाना कर देते हैं, कभी कोरोना का बहाना कर दिया गया। तो गांव की पंचायत गांव के पास रहनी चाहिए। अब ये भी अधिकारियों के पास हो जाएगी तो कैसे बात बनेगी? दूसरी बात है रोजगार की। महिलाओं के लिए रोजगार की बात करी थी इन्होंने कि भाई हम राशन डिपो जो देंगे उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। आज तक तो किसी महिला को मेरे ख्याल में राशन डिपो दिया नहीं गया। राशन डिपो जिस तरह से दिया जाते हैं सबको पता है। तो ये कोई मतलब घोषणाएं करने से क्या लाभ है, जबकि उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। जैसे नौजवानों का लेबर डिपार्टमेंट माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। 1 साल पहले सितंबर में, पिछले साल 25 सितंबर को एक विज्ञप्ति जारी करके और आउटसोर्स पे रोक लगा दी गई कि एक ऐप बना दिया गया है, उसके तहत जो है ये भर्तियां होंगी। और अब 4-5 दिन पहले उस ऐप को हटा दिया गया कि नहीं, भर्तियां अब खोल दी गई हैं। 1 साल तक नौजवानों को कोई भर्ती किया ही नहीं गया, किसी को रोजगार ही नहीं दिया गया। तो ये किस तरह की पॉलिसी लाते हैं, समझ में नहीं आती है सरकार किस तरह की पॉलिसियां ला रही है। तो रामवीर जी, शिकायत जब थी तो निश्चित तौर पर आप अनुभवी नेता हैं, आपने बात भी की होगी, ऊपर तक बात पहुंचाई भी होगी, तो संगठन में कोई सुनवाई नहीं है इस तरह की शिकायतों को लेकर? क्या नहीं, हर मीटिंग के अंदर ये बात उठाई गई है और हर मीटिंग में हमने ये बात की है कि पंचायतों के चुनाव है। अब निकाय के चुनाव थे, उनमें पार्टी ने पहले फैसला किया बीजेपी और जेजेपी अलग अलग लड़ेंगे, और पार्टी ने लोगों को टिकट दे दी। टिकट देने के बाद उनका प्रचार शुरू कर दिया, उनके विचारों के लाखों रुपए खर्च हो गए और उसके बाद इन्होंने समझौता कर लिया, उनको छोड़ दिया गया कि भाई आप जो है ना, आप चुनाव मत लड़ो। अब ये कौन सा तरीका है? भाई आपने पहले तो उनको टिकट दे दी, फिर उनको कह दिया कि भाई आप चुनाव मत लड़ो। ये तो कोई बात नहीं है। मतलब पार्टी की पॉलिसी मेकिंग जो है वो भी रास नहीं आई। पार्टी के अंदर इन बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए विशेष तौर पर। लेकिन होता क्या है कि पार्टी जो मीटिंग होती है उसमें किसी के विचार को लिए नहीं जाते हैं, नेता भाषण दे के और वो मीटिंग का समापन कर देते हैं। कैसे बात बनेगी? विचार विमर्श के बगैर तो पार्टियां नहीं चलती। और मैं तो एक बात कहूंगा कि ये पार्टी जो जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है, जननायक नाम चौधरी देवीलाल जी के नाम से है। ये चौधरी देवीलाल जी की पार्टी मानी जाती है जी। पिछले 1 साल से किसानों का जो दिल्ली के अंदर चारों तरफ किसान पड़े रहे, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनके हितों के ऊपर कुठाराघात हुआ, लेकिन पार्टी के नेताओं ने किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया। और मैं जेजेपी में होते हुए भी मैं किसान आंदोलन में शामिल हुआ और उनकी जो हमारी तरफ से एसोसिएशन, XMLA एसोसिएशन की तरफ से हमने मदद भी की। तो ये मुद्दे हैं। आज किसान को बड़ी दिक्कत होती है, ना बीज मिलता है ना खाद मिलता है। खाद और बीज पे जो है वो इतने रेट बढ़ा दिए गए, GST और वो लगा के उनके रेट बढ़ा दिए गए। और दूसरी बात ये है कि डीजल इतना महंगा हो रहा है, वो भी तो किसान को जरूरत है। किसान को उसको सब्सिडी दी जानी चाहिए डीजल के ऊपर। तो ये इस तरह की बात है। ठीक है, मैं आऊंगा डिबेट पर, एक मैं सबका कमेंट ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपसे बहुत सारे सवाल हैं सर। मैं अभी आ रहा हूं विजेंद्र रेडू जी के पास। रेडू साहब, पुराना रिश्ता रहा है, घरवाली बात है, ऐसी क्या खामियां जो हैं आपको संगठन में अभी लग रही हैं जेजेपी के अंदर कि बिखराव की नौबत तकरीबन बनी हुई है? केशव जी, देखिए, जिस प्रकार से पार्टी का जन्म हुआ,
मैं तो अपने जो भी मेरा राजनीतिक काल है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ ही गुजरा है। बहुत लंबा समय सारा समय इन्हीं के साथ गुजारा, और चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे अजय सिंह जी चौटाला हैं, इन सब के साथ भी मेरा काम किया हुआ और अच्छे से काम किया हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पार्टी का जन्म हुआ, जन्म ही गलत तरीके से हुआ, और जन्म होने के बाद युवाओं ने जिस प्रकार से इस पार्टी को एक इतनी बड़ी हवा दी कि भाई आया सीएम गया सीएम, और वो तो हवा मिल गई, वोटर इन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं पार्टी में कमी थी। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सारे अनुभव वाले जो लोग थे, चाहे वो विधायक थे, उस टाइम लगभग 19 विधायक थे, सारे के सारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ रहे, और जो नई पीढ़ी थी उन्होंने इस पार्टी का गठन किया, और वोट प्रतिशत भी अच्छा मिला इनको, 10 सीटें निकालने में कामयाब हुए। कहीं ना कहीं मैं मानूंगा दुष्यंत जी की जो गलती रही, जो इन्होंने टिकट बांटने का काम किया, वो बिल्कुल एकदम एयरप्लेन से उतारे गए जो कैंडिडेट थे उनको इन्होंने बनाया, और वो ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं उनका अपना खुद का वजूद था, और वो अपने वजूद के कारण वोट लेने में कामयाब हो, और वो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर जो है जेजेपी का कम, हमारा खुद का वजूद ज्यादा था, जिसकी वजह से हम विधायक बने। और अब विधायक बनने के बाद वो जाहिर सी बात है, एक नेचुरल बात है कि वो अपना वजूद बरकरार रखने का काम करेंगे। इस दौरान काफी सारी गलतियां जेजेपी से हुई, वो जानबूझ करके हुई या मजबूरी में हुई, जो भी कारण रहा होगा। देखिए, पार्टी का अंदरूनी काम है, ये इनका पर्सनल मामला है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा तो एक विचार है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों के बलबूते पर पार्टी को मजबूती मिली थी, और कहीं न कहीं जेजेपी पार्टी किसानों से भागने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किसानों का विरोध करने का काम किया, और जो दो विधायक बने थे उनको कहीं न कहीं किसानों का ज्यादा आशीर्वाद था, इसलिए वो किसान आज नाराज हो गए पार्टी से। और इन विधायकों को ये लग रहा है कि अब जेजेपी का हरियाणा प्रदेश में फ्यूचर जो है वो समाप्त हो चुका है, बहुत नीचे ग्राफ जा चुका है। वो अपना भविष्य देखने के लिए, क्योंकि 2024 नजदीक आ गया, 2.5 साल चले गए हैं, वो ये देख रहे हैं कि जेजेपी का ग्राफ इतना डाउन चला गया कि हमारा भविष्य यहाँ पर आगे जो है ना उचित सही नहीं रहेगा, और हमारा भविष्य खराब है। इसलिए वो कुछ ना कुछ तरीका, अभी जैसे रामनिवास जी की आप बात सुना रहे थे, एक मिनट और कैसे जी, अभी आप रामनिवास जी की बात सुना रहे थे। रामनिवास जी इतने समय से साथ थे, किसान आंदोलन के टाइम में भी जेजेपी के साथ थे, आज वो क्यों चले गए? क्योंकि नए इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और नई जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। रामवीर जी की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से दुष्यंत जी के पास 11 महकमे है, रामवीर जो पूर्व विधायक जी अभी बोल रहे थे, और इसी प्रकार से गुल्ला वाले विधायक है ईश्वर सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी ये कहा कि पीडब्ल्यूडी के मैंने इतने काम कहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का विभाग दुष्यंत जी के पास है, फिर भी मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए केशव जी, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अगस्त में यह गठबंधन टूटेगा या मर्ज होगा, एक काम होगा, मेरी पहले प्रेडिक्शन है ये, और आज वो शुरुआत हो चुकी है। ये अगस्त का शुभ मुहूर्त कहां से निकाला रेड्डू साहब आपने? जिसके तहत सर ये जो निकाय चुनावों में जिस प्रकार से इन्होंने गठबंधन बनाया, तोड़ा, फिर बनाया, और जो संकेत दिख रहे, जिस प्रकार से बीजेपी ने मना कर दिया था कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं कहता हूं जेजेपी को बिल्कुल भी दोबारा गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने चाहिए थे। एक तरफ तो जल्दबाजी में इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और फिर उन कैंडिडेटों को मैं जवाब लेता हूं, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं, और दीपकमल सहारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है रेड्डू साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। दीपकमल सहारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपकमल जी आपका। कई सारे सवाल हैं सर। रामवीर जी भी हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं, उन्होंने भी सवालों को उठाया कि पॉलिसी मेकिंग जो है पार्टी की वो रास नहीं आ रही थी। मीटिंग्स के अंदर उनका कहना है कि चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने विचार रखकर चला जाता है, हमारे विचारों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। नहीं, देखिए, रामवीर जी को उनके आगे के भविष्य के लिए और नई पार्टी के साथ काम करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। भगवान उनको पटौदी की जनता की सेवा करने का मौका दे, नई पार्टी में उनको अच्छा सम्मान मिले, जिसकी वो कमी बता रहे हैं कि जेजेपी में नहीं मिला। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो दल बदल के बाद, नई पार्टी में जाने के बाद अपनी पुरानी पार्टी के गुण गाए।
तो इसमें कोई अचंभे वाली या कोई विशेष बात नहीं है कि रामवीर जी को आज जननायक जनता पार्टी में ये सारी चीजें कमियां दिख रही हैं और कोई बड़ी बड़ी बातें उनको ये लग रहा है कि आगे आने वाली पार्टी में उनको अच्छी मिलेंगी। जहां तक मान सम्मान या कार्यकर्ताओं के बारे में विचार या उनकी राय शुमारी की बात हो, मैं पार्टी के साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। पार्टी की जब भी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिस कार्यकारिणी में रामवीर जी भी आते थे और वहां पर खड़े होकर एक एक जो जिलाध्यक्ष हैं या जो मेंबर हैं, जो सचिव हैं, वो अपनी बात नेताओं के सामने रखते हैं। उसके बाद जो कुछ प्रमुख नेता हैं वो अपने अपने सुझाव मंच के जरिए रखते हैं और बाद में अध्यक्षीय भाषण होता है। अभी 2 दिन पहले भी हमारी पार्टी के कुछ लोगों की मीटिंग थी गुड़गांव में। वहां पर भी सभी जिलाध्यक्ष 22 जिलों से लगभग 24 जिलाध्यक्ष आए हुए थे। कुछ जगहों पर 2-2 जिलाध्यक्ष हैं। तो उन सभी ने खड़े होकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने अपनी मांग, अपने विचार, अपने सुझाव, उनकी कोई तकलीफ है, कोई अगर उनके यहाँ पे दिक्कत है नेताओं की तरफ से, वो सारी बातें उन्होंने रखी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सभी की बातें नोट की और उनकी एक एक बात का जवाब दिया। मैं नहीं मानता कि चाहे वो हरियाणा के दूसरे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, कोई और दल हो या नए आम आदमी पार्टी हो, वहां पर कोई भी ये बात कहेगा कि जेजेपी के मुकाबले नेताओं की उपलब्धता उनके यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ नेता अभी भी हर दिन लगभग 200 से 400-500 कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी समस्या लेकर आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके जो भी मांग पत्र है उस पर जो भी कार्रवाई संभव है वो करते हैं और आगे की बात लेकर जाते हैं। दीपकमल जी, आप कह रहे थे कि मैंने कोई ऐसा नेता अभी तक नहीं देखा है जो पार्टी छोड़ने के बाद उस पार्टी के बारे में सराहता हो सर, लेकिन ऐसे नेता भी तो नहीं है जो सत्ता दल पार्टी को छोड़ करके और जीरो पार्टी, जिसका ग्राउंड में भी कोई खास नहीं है, उस पार्टी के अंदर जाते हो, तो कुछ ना कुछ परेशानी, मजबूरी तो जेन्युइन रही होगी। हाँ, उसके बारे में भी मैं एक बार उसमें भी अपना विचार रखूंगा कि मुझे क्यों लगता है, या फिर रामवीर जी भी बताएं कि उनको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी में उनके जाने से जिन जिन बातों का वो समाधान चाहते थे वो समाधान हो जाएंगे। बीच में उन्होंने कहा कि डीजल महंगा हो गया है और किसानों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है डीजल का महंगा होना। तो पंजाब में मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए सरकार को आए हुए, वहां पर डीजल का कोई 1 पैसा भी कम हुआ हो तो एक बार बताएं ये मुझे कि पंजाब में डीजल का रेट क्या है और 4 महीने में उसमें कोई भी टैक्स की कमी या किसी भी और तरीके से वहां की राज्य सरकार ने किसानों को डीजल के जरिए राहत देने की कोशिश की हो। रेडू साहब मुहूर्त भी निकाल कर बैठे हैं कि अगस्त में गठबंधन टूट जाएगा आपका। देखिए, हमारे जो ये शुभचिंतक हैं, खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे साथी हैं, वो पिछले 3 साल से जब से सरकार बनी है तब से हमारे लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं। उससे पहले अभय सिंह चौटाला जी ने हमें इस शुभकामना के साथ पार्टी से निकाला था कि दुष्यंत चौटाला, नैना सिंह चौटाला इलेक्शन लड़के देख ले, जमानत भी बच जाए तो मैं अपनी जो भी आगे की बात उन्होंने कुछ कही होगी। हमेशा उन्होंने इतना ये कहा है कि इस पार्टी को तो लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, इनको गालियां देंगे, इनको जूते मारेंगे, ये करेंगे। ये इनकी शब्दावली है और ये इनकी इच्छा है अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति। मैंने कभी इनेलो के प्रति कोई ऐसी इच्छा ना आपके यहाँ जाहिर की ना कहीं और की। मैं तो चिंता जरूर व्यक्त करता हूं कि पार्टी के बारे में अच्छी पॉजिटिव बातें रखें, अच्छा काम करें। इनकी भी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी 2-3 दिन पहले, कोई उसमें से अच्छा संदेश देते अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की राजनीति में कुछ अच्छी अपने तरफ से दखल देते, कंपटीशन पैदा करते। लेकिन इनकी कोशिश रहती है कि राजनीति के स्तर को, राजनीतिक चर्चाओं के स्तर को नीचे लेकर आना और डाउन लेकर आना। कभी कहना कि ये सीडी जारी कर दूंगा मैं, कभी कहना कि मैं ऐसे ऐसे जो है वो मेरे पास आरोप है और उनके बारे में ठीक है, मैं आता हूं डिबेट पर भी। एक एक कमेंट में सबका ले लूं पहले फटाफट से। केवल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस बात के ऊपर, जो जेजेपी के अंदर से इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा है, हालांकि दीपकमल जी नकार रहे हैं इन सभी आरोपों को। केवल जी, देखिए ये बात दीपकमल जी नकार सकते हैं, लेकिन राम कुमार गौतम जी नहीं नकार सकते, ईश्वर सिंह जी नहीं नकार सकते, रामवीर जी नहीं नकार सकते, देवेंद्र बबली जी अगर उनको मंत्री नहीं बनाते तो वो भी समय समय पे पूरे इनकी मुखालफत कर रहे थे, और रामचंद्र काला भी इनकी जो है वो भी समय समय पे मुखालफत कर रहे थे। और दूसरी बात और भी बताना चाहता हूं, अब तो इनका कई और मामले आ गए, कई चीजें आ गई। अब तो आपस में इनकी ये भी चल पड़ी किसने किसके कितने पैसे, जो अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ था वो कितने पैसे कौन खा गया, ये भी आपस में चल रहा है इनका। वो कह रहा है वो खा गया पैसे, वो कह रहा है वो खा गया पैसे। तो पैसे किसके कौन खा गया, ये भी बड़ी जोरदार चर्चा में है आजकल। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और दूसरी चीज ये भी चल रही है
कि इनको जेजेपी अभी पार्टी मदमस्त हो सकती है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि जो इनके एमएलए हैं, जो इनके सीनियर नेता हैं, उनमें इतनी सारी सुगबुगाहट है आपस में, इतना सारा ये चल रहा है कि भाई आगे इलेक्शन लड़ना है, आगे इलाका आएगा तो किस तरह से लड़ा जाएगा। 5 साल कोई काम तो करे नहीं है, अगर कोई 5 साल अपने इलाकों के ही काम नहीं करे तो वोट मांगने कैसे जाना है। अब उन्होंने हाल ही में जो नगर परिषद और उसके चुनाव भी देख लिए, जिसमें 888 नगर पालिका थी, जिसमें से 825 जो है वो निर्दलीय निर्वाचित हो रहे हैं। तो इनको ये समझ तो आ गया कि भाई हमारी जो दुष्यंत चौटाला जहां से लड़ते हैं वहां पे ही नगर परिषद हार चुके हैं और जिस तरीके से नगर पालिका है वो भी हार चुके हैं। तो ये सारे चुनाव जो हैं इनको एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, एक तरह से सभी एमएलए को अपना अपना इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब आपकी जमीन नीचे से निकल चुकी है। आपने जो इतने साल में जो लूटा है लोगों को, जो जिस तरीके से आपने चावल घोटाला किया, जिस तरीके से बिजली मीटर का खरीद का घोटाला किया, जिस तरीके से और कई सारे घोटाले हुए हैं, अब लोग जनता को वोट देने की बारी आ रही है और वो ये सोच रहे हैं और एमएलए को अपनी अपनी सीट बचानी मुश्किल होगी तो वो क्यों ना आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। पर जेजेपी मदमस्त है, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि दुष्यंत चौटाला खुद मैं बेनीवाल साहब के पास आ रहा हूं, फिर दूसरे कौशिक साहब के पास मतलब नहीं। ठीक है पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आप इस प्रेजेंट सिनेरियो को? हम तो स्टार्टिंग से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में और हरियाणा में पैर पसार रही है और रामवीर जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। और जेजेपी के खिलाफ उन्होंने जितने भी पॉइंट रखे उनका वहां दम घुट रहा था और आम आदमी पार्टी में आके आज वो खुली सांस ले पा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा है। नहीं तो आपने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी आज धरातल पर बहुत कम है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, इनेलो रहा होगा, कांग्रेस रही होगी, बीजेपी रही होगी, लेकिन उन सबको नकारते हुए अगर रामवीर जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आम आदमी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो कार्यशैली है उससे वो प्रभावित हुए हैं, पंजाब की कार्यशैली से वो प्रभावित हुए हैं। अब सारण साहब कह रहे थे कि उन्होंने पंजाब के अंदर कुछ नहीं हुआ। मैं बता दूं कि 1 तारीख से ही 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया। ऐसा हरियाणा में क्यों नहीं होता? एक सरकार पंजाब के अंदर आती है और 3 महीने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कर देती है। आपकी सरकार पिछले 2.5 साल से हरियाणा के अंदर है, आप एक अलायंस लगा करके चला रहे हैं, उसके बावजूद आप एक यूनिट तक आप फ्री नहीं कर पाते और पंजाब की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। इन्होंने कहा थोड़ी ना था बिजली फ्री करेंगे सर। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनकी तरह बड़ी बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी नहीं करती और अरविंद केजरीवाल की नीतियों की आज जीत हो रही है। ये जिस भी पार्टी के नेता निकलेंगे वो सारे आम आदमी पार्टी में आएंगे और आम आदमी पार्टी का कुनबा यूं ही लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं कौशिक साहब के पास पहले आ रहा हूं। कौशिक साहब, झूठ ठीक है केवल जी, आप सही कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मौका दूंगा दोबारा से, दूसरे राउंड में आएंगे। अभी मैं योगेश जी के पास एक बार आ रहा हूं। योगेश जी, चर्चा बहुत गंभीर है। ईश्वर सिंह जी का ये कहना कि महकमा दुष्यंत जी के पास होते हुए भी चीजों को नहीं सुना जा रहा है। रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं कि जिस दिन मुखालफत करूंगा वो दिन बहुत बुरा होगा। सुरजा खेड़ा साहब जेजेपी के लोगों को भाजपा ज्वाइन करवा रहे हैं और सहारन साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये चीजें चलती रहती है। वैसे ना मैं आज हैरान हूं, हालांकि ये आपका प्रेरोगेटिव है कि बीजेपी के प्रवक्ता को आज आपने नहीं बिठाया, क्योंकि तोड़ने के तो मास्टर वो हैं, तो वो नहीं है तो मेरी बहस मतलब मेरा जो ओवरऑल कंक्लूजन होगा शायद वो अधूरा सा रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 मैं बात करता हूं, यहां से नहीं शुरू करो, इसको वहां से शुरू करो जहां से चुनाव हुए थे। चुनाव हुए, जेजेपी ने कहा कि अगर हम जीत के आएंगे तो बीजेपी को जमुना पार पहुंचाएंगे और उन्होंने जीतते ही सबसे पहले बीजेपी का दामन पकड़ लिया। तो लोगों में गुस्सा वहीं से शुरू हो गया था, जबकि मैंने ये कहा था कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी मदर पार्टी को लगभग खत्म करके उनसे ऊपर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये फैसला लिया था तो मुझे वहीं से लगने लगा था कि इनका ग्राफ नीचे तो जाएगा ही जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं जो पार्टी पूरे देश के अंदर ये कहती है कि परिवारवाद खत्म करो, परिवारवाद खत्म करो,
और यहां परिवारवाद, इनकी पार्टी का परिवारवाद उजागर है, इसमें कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं। बाप बेटा माँ दूसरा भाई एंड सारे के सारे जितने रिश्तेदार है सारे वो होते हैं इनके यहाँ पे। तो जो परिवारवाद की बातें करते हैं उनके साथ आप मिलके चलाओगे तो आधी सी तो आपकी बुराई वो आपके जो साथ जो रनिंग पार्टी है वही करे जा रही है। अब इसके बाद आगे की अगर हम बात करें, रेड्डू साहब को मैं सुन रहा था, रेड्डू साहब ने जो बातें कही हैं वो काफी हद तक ठीक है। आप ये बात मतलब इनको ये मान के चलना चाहिए, एक जमाना ऐसा था जब इनेलो और जेजेपी जब एक हुआ करती थी तो ये ड्राइविंग सीट पे होते थे, बीजेपी पीछे बैठा हुआ करती थी, ठीक है, और वो भी जितनी सीट दे दी। तो और बीजेपी की एक खास चीज है, बीजेपी का इतिहास है, आप चेक कर, मैं एक एक स्टेट बता सकता हूं, जिस भी अपनी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर जब जहां पे सरकार बनाई है वहां का भी रिकॉर्ड बताता हूं कि वहां उसने उस बड़ी पार्टी को लगभग खत्म करके उससे आगे आ गई। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, ठीक है, और यहां पे भी हरियाणा भी उसका उदाहरण है, क्योंकि हरियाणा को भी उन्होंने, पहले तो इनेलो नंबर 1 होती थी ना, आगे ऊपर वही होते थे, पर उनको उन्होंने निपटा के और जेजेपी और इनेलो को लगभग अलग अलग करके और आज वो वहां पे आ गए। तो इन लोगों को राजनीतिक तौर पे उसी वक्त सोचना चाहिए था। तीसरा, उन्होंने बिश्नोई को भी बर्बाद किया, बिश्नोई को लिया उन्होंने, लेने के बाद उसको इधर उधर घुमा फिरा के और उसको भी निपटा दिया। तो ये क्या चाहते हैं कि इनके सामने कोई भी ना हो, इसीलिए मैं चाहता था बीजेपी जरूर हो आज। वो लोग वो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिनका जब मौका लगेगा ना, जेजेपी के प्रवक्ता को शायद बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं इनको या तो निपटा देंगे या इनको मर्ज होने के लिए मजबूर कर देंगे। तो इनको ऐसा मेरे हिसाब से उस वक्त नहीं करना चाहिए था, पर शॉर्ट टर्म फायदे के लिए ये लॉन्ग टर्म फायदा या लॉन्ग टर्म राजनीति भूल गए मेरे हिसाब से उस वक्त। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल रही है, इनके साथ सरकार बनाना। अब आगे इन्होंने जो बाजार के अंदर खबरें हैं वो ये हैं कि इसकी फाइल तैयार है, उसकी फाइल तैयार है, और ये तो हम राज्यसभा के चुनाव में कह रहे थे कि अगर हुड्डा साहब या सीरियसली कांग्रेस लगी हुई होती तो कांग्रेस को जितनी वोट मिली है 4-5 फालतू मिलती। उस दिन जेजेपी का प्रवक्ता कह रहा था हमारा आदमी एक तो तोड़ के दिखा दो आप। तो ये सामने नजर आ रहा है ना अब कि इनके आदमी टूट सकते थे और तोड़े जा सकते थे और टूटते हैं और टूटेंगे आगे भी, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ वाकई गुस्सा तो है। बेशक ये चुनाव में चले जाएंगे, इनकी अपनी सीटें हैं वो तो वो जीतेंगे, इतना मतलब इनका धरातल पे बिल्कुल जीरो तो नहीं हुए हैं ये लोग, तो वो सीटें तो जीतेंगे। लेकिन जो सरकार बनाने के लिए या जो इनका एक पूरा ऑरा होता था इनेलो जेजेपी का, वो ऑरा लगभग अब खत्म हो रहा है। और मैंने सारन साहब से जवाब लेता हूं इस बात का, मैं सारन साहब से जवाब लेता हूं। दीप कमल जी, देखिए योगेश कौशिक जी की मैं बात सारी सुन रहा था, और अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता होते तो वो उनकी बातों का अच्छे तरीके से जवाब देते। और मुझे लगता है क्योंकि बीजेपी का आज कोई यहाँ पे सदस्य सामने है नहीं, इसलिए वो भी आगे से आगे और बातें जोड़ते चले गए, नहीं तो वो बीच में ही टोक दी जाते। जहां तक ये बातें ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी नीति रही है, ऐसी कोई इतिहास चलन रहा है, तो मैं ये नहीं मानता कि अकेली कोई भी पार्टी अपने दम पर किसी को अपने काबू में कर सके या किसी से कोई मनचाहा काम करवा सके, उसको खत्म कर सके, उसको अपने अंदर मर्ज करने पर मजबूर कर दे, जैसा ये कह रहे हैं। इसके लिए सामने वाली पार्टी, सामने वाले नेता और उनका जो भी संगठन है उसकी भी जो काबिलियत होती है वो सवालों में होती है। मैं नहीं मानता कि जननायक जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से कोई ऐसी चूक की है या कोई ऐसी गलती करी है, या हमारे ऐसे ध्यान में ही नहीं है। सब कुछ हमारी बातें राजनीतिक रूप से हम बातें ध्यान में रखते हैं, और ये बात की भाई कोई भी पार्टी अपने सामने दूसरे को खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहती, जैसा कि बीजेपी के बारे में कह रहे थे। कौन सी पार्टी ऐसी है जो दूसरे को मजबूत करती है? हर पार्टी का बस चले तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसके सामने वाला जो है वो कमजोर हो, सामने वाले के ऊपर वो खुद हावी हो। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी? क्या इनेलो ऐसा नहीं चाहेगी? क्या आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी? या वो दूसरे को कोई सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ कुछ कार्यकर्ता भेजते हैं, कुछ वोटर भेजते हैं कि हाँ उनके यहाँ पर भी वोट डाला हो थोड़े बहुत। तो ये कोई ऐसा तर्क नहीं है जो कि हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी को हवा दिखा के या कोई ऐसी बातें कह के, कोई चाहे इतिहास से सच्ची हो या आगे के लिए काल्पनिक हो, कि हम जननायक जनता पार्टी का भविष्य उसे तय कर ले। जननायक जनता पार्टी का भविष्य यहाँ के नेता और यहाँ के कार्यकर्ता और हमारी आगे की जो नीतियां होंगी। अगर हम आज अच्छा किया है, पहले अच्छा काम किया है हमने, और आगे अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे नेता भी यही हो, कार्यकर्ता भी यही हो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने सुधार किया, बदलाव किया, तो शायद चीजें बदल जाए, इससे ज्यादा अच्छा हो जाए। हमें किसने कहा था कि 2019 में हमारी कुछ सीटें आएंगी और हम गठबंधन का साथी बनेंगे? तब तो ये कह रहे थे कि इनकी तो एक खाता भी नहीं खुलेगा, कोई भी टीवी चैनल हमारे को 1-2 सीटें भी देने को तैयार नहीं था, कोई भी देने को तैयार नहीं था।
कौशिक साहब डिसएग्री एक कर भी रहे हैं। चैनल ने, एक भी सर्वे ने हमारे को 1, 2, 3 सीटें नहीं दी थी। कौशिक साहब डिसएग्री कर रहे हैं। नंबर एक तो मैं ये कह रहा हूं जो जिसका गलत मतलब निकाला इन्होंने, मैंने कहा है कि जो भी रीजनल पार्टीज जिनके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, बिहार में देख लो आप। नहीं तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है या वो रीजनल पार्टी जिम्मेदार है? प्लीज बीजेपी की नहीं, प्लानिंग होती है मेरा सर, प्लीज सवाल सुन लीजिए ना। सर, बीच में नहीं बोला करते हैं। बीजेपी जिम्मेदार होगी या फिर वो सामने वाला राजनीतिक दल जिसको आप कह रहे हैं कि वो खत्म कर दिया, वो भी जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगी, वरना आपकी समझ में तब आएगी जब आप निपट लेंगे। चलो छोड़ो, आप नहीं मानेंगे, अब आप दोबारा गलती करेंगे। मैंने जेजेपी के इसी यहीं पे डिबेट में बैठ के मैंने जेजेपी के वर्कर्स की जबरदस्त तारीफ की जब उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, और मैंने ये कहा कि जेजेपी दिल और जान से लगती है, उसके वर्कर दिल और जान से लगते हैं, और उनके वर्कर यंग यूथ हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल बीजेपी ने किया। इनेलो के सामने भी जब आपका चुनाव हुआ है, जहां पे अपने ये अभय सिंह जी जीते हैं, वहां पे भी आपने पूरा जोर लगाया उनके लिए, लेकिन वहां पे क्या वो सीट, आप ईमानदारी से सोच के बताना, क्या वो सीट बीजेपी के खाते में जानी चाहिए थी या जेजेपी को मिलनी चाहिए थी? अभी 3-4 दिन पहले भी हम एक डिबेट में बैठे थे, उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि यहां फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर के जो निगम के चुनाव होंगे, उनमें से 3 में से 1 सीट जेजेपी को मिलनी चाहिए, जबकि मुझे लगता है नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तीनों जगह अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और वो भी 1 महीना पहले। आप सब पूछ के किया है या नहीं किया है पता नहीं। तो वो गठबंधन धर्म ऐसा ही निभाते हैं कि अपने छोटे वाले से बात भी मत करो, उनसे पूछो भी मत, और धीरे धीरे उनको जो है साइडलाइन लगाते जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि जेजेपी तो ईमानदारी से काम करेगी। योगेश जी, नहीं, नीतीश की क्या गलती है? बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अलग होगा, वो बात की बात है। पहले तो पार्टी की बात है भाई, पार्टी के अंदर ही बगावत ज्यादा है ना। अभी तो पार्टी के नेता, अभी तो बाहर वाला कोई आकर कुछ बोल ही नहीं रहा है, अभी तो पार्टी के अंदर खाने के लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो अब नहीं, अब ये किस की शय पे बोलते होंगे, ये तो सोचो ना आप। कहीं ना कहीं से तो शय मिलती है ना, वो तो अंदर की पॉलिसी। छोटा सा उदाहरण देखिए रामवीर जी, मैं एक बार रामवीर जी के पास आता हूं इस सवाल को लेकर के, पहले फिर मैं आपके पास आऊंगा। रामवीर जी, क्या जो नाराजगी है इस तरह की किसी की क्षय पर है, या फिर पार्टी के अंदर का माहौल इस तरह से है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दम घुट रहा है यहां पर? नहीं, किसी की शय पे नहीं है ये जो नाराजगी है, ये किसी की शय पे नहीं है। ये पार्टी के अंदर जो है कार्यकरण करने की जो शैली है उसके प्रति नाराजगी है। उसमें नौजवानों का जो है वो विद्रोह है एक तरह से। ये नौजवानों के साथ कुठाराघात हुआ है 2 साल के अंदर, उनको नौकरियां नहीं मिली, और किसानों के साथ जो हुआ है आप सबने देखा कि किसानों के साथ भी जेजेपी खड़ी नहीं रही। और रही बात ये, जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उसका पंजाब के अंदर डीजल का कम नहीं हुआ। मैं पंजाब की और हरियाणा की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि ये तो बीजेपी को चाहिए, जो केंद्र में सरकार है, वो डीजल के भाव कम से कम किसानों के लिए सस्ते करें, और कुछ मतलब चाहे उनको कोटे से दे, चाहे किसी तरह से भी दे, लेकिन किसानों को सस्ता मिलना चाहिए। बीज है, खाद है, बिजली है आपकी, और आपके क्या नाम है। रामवीर जी, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? आम आदमी पार्टी जो हमारे यहाँ हरियाणा जो है, और हम तो बिल्कुल नजदीक है, गुड़गांव का रहने वाला हूँ मैं, गुड़गांव से दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। मैं शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ हरियाणा का, तो शिक्षा से संबंधित मैंने बहुत काम किया है। उस समय नकल रोको अभियान चलाया था, जिसके कारण मुझे दंडित भी होना पड़ा, क्योंकि देखो आपको पता है कि हरियाणा के अंदर किस तरह के क्या नाम है एग्जाम होते हैं। अब भी है ऐसा ही? दिल्ली अब भी ऐसा ही है, अब भी ऐसा ही है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो तरक्की की गई है, आज जो प्राइवेट स्कूल है उनसे बढ़िया शिक्षा जो है वो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में हो रही है, और इसको सभी मानते हैं। उसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है दिल्ली की शिक्षा नीति को। दिल्ली के अंदर जो आपका स्वास्थ्य की नीति है, जो मतलब दिल्ली, अगर मैं 100 बातों की एक बात कहूं तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की पॉलिसी से खुश होकर आप वहां गए हैं, इतनी सी बात। ठीक है कौशिक साहब, तो जिस आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर कहा जा रहा था, अब रामवीर जी उसकी गवाही दे रहे हैं, इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। ये बात हमने की थी। रामवीर जी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है जो हम बात कर रहे थे। ये हम बात कर रहे थे कि आम आदमी अभी बढ़ेगी। आम आदमी की 10% वोट आई है अभी,
तो 10% का मतलब ये होता है अगर विधानसभा में 10% लेते हैं तो 10 सीटें तो तय हैं। ठीक है, अगर अब लेकिन जैसे ही रामवीर जी जैसे लोग आ रहे हैं इनके साथ और भी लोग आएंगे, अभी और जुड़ेंगे इनके साथ, देखना तो ये वोट परसेंटेज जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो ये फाइट में आ जाएंगे और पता नहीं कौन कौन पीछे रह जाएंगे। तो ये चीजें अगर जो दल अभी पीछे हैं वो नहीं सोचेंगे तो फिर बाद में परेशानी में रहेंगे, वो रीजन समझें। अब रीजन में जो रामवीर जी कह रहे हैं मैं इससे भी सहमत हूं, क्योंकि ये जो पार्टी है ये वाकई जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके शीर्ष से लेके नीचे तक अगर बात करोगे तो परिवारवाद नजर आता है। उस परिवारवाद में कौन कहां फिट होता है पता ही नहीं आप लोगों को। और जो ये सीटें जीत के आ गए थे उनको इंटैक्ट रखने के लिए इनको ध्यान रखना था ना, पर मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में वो 10 की 10 इंटैक्ट रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो अब ये जो परेशानी ये अभी झेलनी पड़ेगी आगे, वो तो झेलनी पड़ेंगी ही। अब रामवीर जी जैसा एक, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद गुड़गांव का हूं, पटौदी जटोली मेरा गांव है, तो मैं इनके बारे में पूरी इनकी रेपुटेशन के बारे में जानता हूं, एक अच्छी छवि है इनकी। लेकिन अब वो उनको ये निकलने पे मजबूर हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। जब नया विकल्प उभरता है तो सबसे आंकड़ों के हिसाब से छोटा दल जो होता है नुकसान उसे करता है। लोकदल के बाद अगर मैं छोड़ दूं मेन स्ट्रीम के अंदर तो जेजेपी बनती है। रामवीर जी उदाहरण बैठे हैं उसका। केवल जी उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। सारन साहब। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर कोई नया दल आता है तो उसका नुकसान छोटे दलों को होता है। मैं तो इससे उल्टा सोचता हूँ कि नया दल जो आता है वो जहां पर ज्यादा संख्या में वोट होते हैं, ज्यादा संख्या में राजनीतिक ताकत होती है, उस पर अटैक करता है कि वहां से कुछ हिस्सा मिलेगा तो थोड़े बड़ी संख्या में चीजें आएंगी, उनके मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ये तो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, नया दल कोई आता है, हम आए थे, हमारे पास भी लोग आए थे, हमने भी उनका स्वागत किया था। अब आम आदमी पार्टी है, स्वागत कर रही है, बिल्कुल खाली मैदान है, उनके पास विस्तार की पूरी गुंजाइश है, क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो दल बदल का पूरा हमेशा से हितैषी रहा हूं। मैंने किताब लिखी है दिल बदल के नाम से। मैंने तो उसको सम्मानजनक रूप दिया है कि अगर कोई दल बदलता है तो उसको किसी एक नकारात्मक रूप में देखने की बजाय दिल बदल कहा जाए कि उसका दिल बदला है। और ये इसका इल्जाम सिर्फ नेताओं पर क्यों लगे कि वो दल बदल करते हैं, वो मतदाता भी तो करते हैं, वोटर भी तो चेंज होता है। इस बार इस पार्टी को दे रहा है, फिर उस पार्टी को दे रहा है। इसने हमारी ये वादा कर दिया कि हमारी फलानी पेंशन बढ़ा देंगे तो इसको दे दिया, उसने ये कह दिया कि 5 अगर दल बदल कर रहे हैं तो सरकार बदल हो जाती है। फिर तो मैं वही कह रहा हूं, दल बदल तो सबका अधिकार है। दल बदल राजनीतिक रूप से और लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, बहुत उसकी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बाध्यता हो जानी चाहिए कहीं पर एक जगह रहने पर। और ये बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक जो रटी रटाई बात कह दी कि उनका दम घुट रहा था रामवीर जी का जननायक जनता पार्टी में, उन्होंने खुद ये बात नहीं कही है। अभी भी पूछ लीजिए फिर से, हमारी तरफ से उनको कभी भी किसी बात के लिए मजबूर किया गया हो, कभी उनके साथ कोई धक्का किया गया हो, कभी उनके साथ कोई उनके सम्मान में ऐसी कोई कमी रखी हो कि उनका दम घुटे। रामवीर जी अगर यहाँ पर भी आपके सामने भी कहेंगे तो मैं उनसे माफी मांगूंगा इस बात के लिए। ऐसा मत कहिए कि दम घुट रहा था उनका। वो उंगली उठा रहे हैं, रामवीर जी खुद जवाब दे रहे हैं इस बात। रामवीर जी से पूछिए, वो जवाब दे रहे हैं। रामवीर जी खुद जवाब दे रहे हैं। रामवीर जी पहले मैंने उनको शुभकामनाएं बताइए। अगर उन्होंने राजनीतिक फैसला लिया है तो आगे जाएं, उसमें वहां जाकर मैं जवाब लेता हूँ। बताइए रामवीर जी, अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रामवीर जी, 7-8 महीने पहले यहाँ पटौदी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अजय जी चौटाला और निशांत सिंह जी कंबोज के प्रोग्राम से 3 गांवों के अंदर, मेरे गांव से बिल्कुल साथ सटा हुआ गांव है खंडेवड़ा, बिल्कुल 2 किलोमीटर पे है मेरे गांव से। मैं भी मंच के ऊपर मौजूद था। गंगाराम जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं वो भी मौजूद थे, और जो चुनाव लड़े थे दीपचंद जी वो भी मौजूद थे। लेकिन हम तीनों में से किसी को नहीं बुलवाया गया। जिलाध्यक्ष जी बोले और निशांत सिंह जी को बुलवा दिया गया। निशांत सिंह जी ने मेरे से खुद पसंद किया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने कहा पटौदी, कहने लगा आपको क्यों नहीं बुलवाया। मैं कि अपने जिलाध्यक्ष से पूछो। तो ये स्थिति, आप कहते हो कि नहीं इनको मान सम्मान, हमें तो अपने हल्के के अंदर नहीं बोलने दिया गया। तो ये कहाँ की स्थिति है। दीप कमल साहब, नहीं देखिए, जिस 7 महीने पहले की घटना का ये जिक्र कर रहे हैं और उसमें अगर जिलाध्यक्ष से इनकी नहीं कोई बात ऐसी सहमति बनी और जिलाध्यक्ष ने इनको बोलने के लिए, और ये अपना नाम नहीं ले रहे पूर्व विधायक। देखिए अब मैं एक बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूँ, उनका भी नाम ले मैं एक बहुत सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब आपने सवाल पूछने से पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि आप रामवीर जी से पूछिए, इसका मतलब आप तक सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट थी। अब उन्होंने जब ग्राउंड की रियलिटी आपको बताई तो आपने कहा हो सकता है जिलाध्यक्ष के साथ उनके टर्म्स ना बन रहे हो। तो ये ग्राउंड रियलिटी बहुत से हलकों की है सर। तो ठीक है, अगर ऐसा है और अगर रामवीर जी को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी में उनको हर मंच पर बोलने का अवसर दिया जाएगा और हर मंच पर उनकी बात सुनी जाएगी, उनके
हिसाब से जिला अध्यक्ष तय होंगे तो ये वहां पर जाकर करवा ले। ठीक है। अब गुड़गांव जिला अगर है, वहां पर 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर इतने सारे नेता हैं, उनमें से अगर कोई जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये जरूरी थोड़े है कि चारों हलकों में जो हमारे 40 कार्यकर्ता हैं सभी को उसमें सहमति मिले, सभी की उनके उसके अंदर मर्जी शामिल हो जाए। ये पार्टी के अंदर वो आपको बड़ा पहलू दिखा रहे हैं, आप छोटा पहलू देख रहे हैं। रामवीर जी दोबारा बोल रहे हैं कुछ, रामवीर जी दोबारा बोल रहे हैं कुछ आपको। मैं बड़ा पहलू भी जानता हूँ, मैं बड़ा पहलू भी जानता हूँ, लेकिन इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी और पीछे कुछ समय पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उदय भान जी को कमान दी गई कांग्रेस पार्टी में, तब वहां पर भी कुछ लोग गए थे। आम आदमी पार्टी में भी लोग जा रहे हैं। उनकी सोच क्या है, चाहे वो निर्मल सिंह जी और उनका परिवार गए हों, चाहे बाकी लोग गए हों, ये किस मायने में, किस हिसाब से लोग जाते हैं नए दल में। देखिए, जब अभी बीच में सरकार के 2-2.5 साल का वक्त बाकी है और आने वाला समय 1 साल बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक रूप से सक्रिय आदमी जिसको चुनाव लड़ना है, ठीक है, जिसको मैं केवल जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट, जो विधायक बनना चाहता है वो ये चाहता है कि उसके हलके में कोई और आदमी कैंडिडेट के रूप में कोई नई पार्टी जो आ रही है उसको ज्वाइन ना करे, इसलिए वो वहां जाकर अपनी सीट पक्की कर रहा है। वो उदय भान जी के उसकी सीट पर फिलहाल अपना एक रुमाल रख रहा है कि हाँ, यहाँ पर कम से कम कोई दूसरा फिलहाल ना आए तो मैं उसका सीनियर बनूं। मैं केवल जी के वो पास, उदय भान जी के बनने से पहले गए थे, जिनका जिक्र कर रहे हैं वो उदय भान जी के बनने से पहले गए थे, बाद में नहीं गए हैं। वो उनके बनने से पहले गए थे, वो उसके बाद, उनके बनने के बाद कोई नहीं गया है। केवल जी, आपसे किसने बात किया, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने एक उदाहरण दिया आपको। मैं उदाहरण का ही बात कर रहा हूँ। आप अगर झूठ बोल के निकल जाएंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे। अरे 1 मिनट, आपसे क्यों झूठ बोलने की जरूरत है? अरे जो उदय भान जी के बनने से पहले गए हैं वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो आपको इतनी मिर्ची लग गई, इतनी कांग्रेस पार्टी की आप यहाँ। ये मिर्ची की बात है, आपको करेक्ट। ये आपने बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। अभी आप बड़े शालीन नजर आ रहे थे ना, अब आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। भाई समझ, अगर आपको कोई करेक्ट करे, अगर आपको कोई करेक्ट करेगा, नाम लिया तो आपको मिर्ची लगी, आप झूठ बोलोगे, आप झूठ बोल के निकल जाओगे, हम सुन लेंगे। आप झूठ बोलोगे, हम सुन लेंगे। आपकी तो सोच सामने आ गई एकदम से। अरे बीजेपी और सोच गलती आपकी है, अपनी कमी को मानने की बजाय। दीप कमल, एक मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुक जाइए। अब हरियाणा न्यूज में आप इसलिए आते हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो तसल्ली से सुनिए। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर यह कहा कि जो लोग नई पार्टी ज्वाइन करते हैं, अब मैं उसको उदाहरण के साथ बताऊंगा अपनी बात पूरी। जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और उदय भान जी को कमान देने के बाद जो कांग्रेस में लोग गए थे, 8 लोगों ने, पूर्व विधायकों ने ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी। उसको मैंने उदाहरण, यहाँ पे मैं विस्तार में थोड़े बताने बैठूंगा, क्या समझ है आपकी? अगर वो वापस कांग्रेस ज्वाइन कर गए तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। अगर वो वापस अभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे उनको क्या कहेंगे फिर आप? महाशय जी रुक, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उन 8 में से एक भी आदमी उनमें से नहीं होगा जो कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपकी पार्टी के अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। आपकी खुद की पार्टी के लोग, सुनिए, आपकी खुद की पार्टी के लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं वो तो दिख रहा है ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो यहाँ पर, वो दिख रहा है। ये कौन? सुनो, ये भाषा आप सीख के आए हो बीजेपी से। ये बीजेपी की भाषा बोलते हो। मैं ऑन करता हूँ इसको, आपकी अगर यहाँ बैठकर बीजेपी के, आपकी अगर कोई गलती जनता को बताएगा तो वो कांग्रेस का हो जाएगा। वो मुझे लगता है गलत समझ रहे हैं। आपको तकलीफ ये है कि आज आपके लोग भाग रहे हैं, आपकी दुकान का सामान खत्म हो रहा है। अभी जिसके सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, योगेश जी, लेट मी क्लैरिफाई। दीप कमल, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं क्लियर कर दूं, वो योगेश कौशिक जी हैं जिसकी सवालों का आप जवाब दे रहे हैं, केवल डिगरा जी नहीं है। केवल जी से मैं सवाल लूंगा। हाँ, मैं योगेश कौशिक जी को जवाब दे रहा हूँ। क्या मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वो विश्लेषक हैं, वो विश्लेषक हैं। अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं है तो आप उन्हें किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं तो पार्टी से मत जोड़िए उन्हें। कांग्रेस की बात कहते हैं उनको मिर्ची क्यों लगी है एकदम से? कांग्रेस की नहीं कही आपने, झूठ कही है। मैं झूठ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप झूठ बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं केवल जी के पास जा रहा हूँ। मैं केवल जी के पास गुमराह किया आपने इलेक्शन के दौरान। मैं केवल जी के पास बीजेपी की गोद में जा बैठे, उसका खामियाजा ठीक है योगेश जी, मैं केवल जी के पास आ रहा हूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ। केवल जी रखिए अपनी बात। बता रहा था, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं वही भाषा मैं भी जानता हूँ। ठीक है योगेश आप जैसे लोग, सारण साहब देखिए डीरेल हो जाएगा। मैं कितने गंभीर विषय को लेकर आपके पास आया हूँ, पार्टी की चिंता करते हुए। आपने हरियाणा को पूरे बोला था। योगेश जी, मैं केवल जी के पास आ रहा हूँ। केवल जी रखिए अपनी बात, बहुत देर से बोल रहे हैं।
देखिए, आम आदमी पार्टी एक करप्ट पार्टी है। उसका हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का भी जेल में, दिल्ली का भी जेल में। और दूसरी बात, शीला दीक्षित जी के जितने काम थे वहां पे, उस पे अपनी स्टैंप लगा देते हैं कि हमारे काम है। ये झूठ बोलने वाले जो सरकारें हैं ना, ये ज्यादा देर नहीं चला करती। पंजाब की सारी फाइलें केजरीवाल के पास जाती है साइन होने, उसके बाद वहां पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेने के बाद जो है फिर उसकी फाइल साइन होती है। केवल जी की पंजाब में बिना पैसों के बात ही नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी की हालात इस समय बहुत खराब है। डिंगरा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, शीला दीक्षित जी ने किया, कांग्रेस की कितने एमएलए आ रहे हैं ये बताओ आप मेरे को दिल्ली में? एक एमएलए आ रहा है क्या आपका? आप ये बताओ, दिल्ली में एक भी एमएलए आ रहा है क्या कांग्रेस का? आप चुनाव नहीं लड़ पाए चेयरमैन का हरियाणा के अंदर, चुनावों से लड़ते हुए भाग रहे हो, जनता से डरते भाग रहे हो आप लोग। कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो गया हरियाणा से, हरियाणा से नहीं पूरे देश के अंदर से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। आप भी बौखलाए हुए हैं और जेजेपी तो बुरी तरीके से बौखला गई है, जिस तरीके से उनका परिवार में ही सूबे के अंदर ही जो फूट चल रही है, 5-5, 4-4 एमएलए जो बोल रहे हैं कि आज जेजेपी ऐसा काम कर रही है, आज हमारी बातें नहीं सुन रही है। उचाना के अंदर मीटिंग हुई थी अभी, कुछ लोग बैठे थे, मैं सारण साहब को बोलता हूँ कि इनकी उचाना में मीटिंग हुई थी और दुष्यंत चौटाला जी ने लिख दिया, अखबार में इतना बड़ा लेख है उसका कि सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे खरी सुना के गए हैं। केवल साहब आपके पास ना तो कोई मुद्दा है बोलने का, ना आपको पता है। आप रोकने में क्यों लग जाते हो? रोकने कहाँ लग रहे हैं? हम तो बता रहे हैं ना, शीला दीक्षित ने बिजली फ्री नहीं करी, पानी फ्री शीला दीक्षित ने नहीं किया, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने नहीं बनाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था शीला दीक्षित ने नहीं की। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वो आम आदमी पार्टी ने दी, महिला को सुरक्षा दी, महिलाओं को आपको बताना पड़ रहा है। धन्यवाद साहब, आपको दिल्ली की नीतियों मैं आता हूं, मैं एक करके आ जाता हूं ना। आदमियों को रोको जरा। केवल जी थोड़ा सा पर्सनल होने से बचें, और हमारा विषय आज जेजेपी को लेकर है सर। केवल जी, हमारा विषय जेजेपी को लेकर, आप जेजेपी पर बात कीजिए ना, तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ये करप्ट आदमी जो आ रहा हूँ सारण साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आता हूँ। केशव जी ऐसे इनको बीच में रोक दो, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। सारण साहब आऊंगा, देखिए भरपूर मौका दिया। केवल जी बहुत देर से ऑब्जेक्ट कर रहे थे, मैं अभी नहीं पाया। केवल जी ठीक है, बोलिए केवल जी, आप बोलिए, कोई नहीं रोक रहा है, बोलिए। केशव जी आपने इतनी देर के बाद टाइम दिया, बोलने मेरे को दिया, बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये करप्ट दो मिनिस्टर करप्शन के चक्कर में जेल में गए आम आदमी के। दूसरी बात, सारी फाइलें दिल्ली में पैसे लेके साइन होती हैं। आज भी मुझे कुछ आदमी मिले थे जिन आदमियों ने मुझे कहा कि जो मंत्री एमएलए पंजाब में दोनों हाथों से लूटने लगे हुए हैं, उनको काम आता नहीं है। वो लोग ये पूछते हैं कि पैसे कहां से मिलेंगे, हमें वो काम बताओ। ऐसे लोगों की सरकार बन गई है पंजाब के अंदर, ऐसे ही लोगों की सरकार दिल्ली में बनी हुई है। करप्शन के अड्डे बन चुके हैं पंजाब के अंदर भी। ये जो सिस्टम है, हमारा विषय जेजेपी है, दिखाने के लिए अपने आप को दांत इनके अच्छे हैं, लेकिन इनकी करप्शन जो है दूर तक है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ही पार्टी है जो ऑपोजिशन है हरियाणा के अंदर, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसने 10 साल में 2300 करोड़ का बजट 38,000 करोड़ का किया था, 14 गुना। और अब करप्शन के अड्डे हरियाणा के अंदर खुले हुए हैं, दोनों हाथों से हरियाणा लूटा जा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी है जो राज्यसभा अरे कौन सी आप लोगों ने 2 साल में अपने एमएलए आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आप लोगों के पास है क्या? अभी आपके 10 एमएलए वो नहीं आपसे टिक पा रहे। आप लोग कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं जिसने 55 साल देश के अंदर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपने बीजेपी के साथ मिलकर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ढा दिए, सारा कुछ खत्म करने पे लगे हुए हो। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हिला दिया हमने। बीजेपी वो कह रहे हैं रोहतक की पाइपलाइन उखाड़ा है आप, रोहतक में पानी जमा हो गया सड़कों पर, अच्छा वाली पाइपलाइन डाली थी उन्होंने, सारी उखाड़ दी आप लोगों ने। एबीसी के अंदर तीनों पार्टियां मिली हुई है बीजेपी के साथ, झूठ के केजरीवाल भी मिले हुए। चलिए मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं, फिर रामवीर जी के पास। ठीक है सारे के सारे बीजेपी के साथ मिले हुए। ठीक है, एक बार रेडू साहब के सवाल और ले लूं, सारण साहब फिर आता हूं आपके पास। रेडू साहब बहुत देर से शांत है, बोलिए रेडू साहब। केशव जी देखिए, अब सारण साहब इस बात को माने या ना माने, योगेश जी ने काफी नपी तुली बात कही है और बहुत ही वजन वाली बातें इन्होंने कही हैं। जिस प्रकार से देखिए, ये कि जेजेपी ने गलती के ऊपर गलती की, ये समझे या ना समझे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में एक तरह से इनको आईना दिखाने का काम किया था और ये दिल्ली जाकर के दबाव बना करके इनके साथ चिपके रहने का इन्होंने प्रयास किया।
वो बहुत बड़ी इनकी गलती थी। आप देखिए रामनिवास सुरजाखेड़ा जी नरवाना के चेयरमैन को डायरेक्ट बीजेपी में शामिल करवाते हैं, विधायक जेजेपी का है, तो कितनी बड़ी एक संकेत है ये एक विधायक का कि वो अपने किसी व्यक्ति को सीधे ले जाकर के मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं और बीजेपी का फटका पहनवाने का काम करते हैं, और वो विधायक जेजेपी की टिकट से मिले हुए हैं। फिर भी ये कहते हैं कि हमारा परिवार सही है, तो अच्छी बात है, अगर सही है तो सही रहे। और ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश में दूसरी पार्टी को बढ़ना नहीं देखना चाहती, और वो एक पार्टी को खत्म करने का प्रयास सभी पार्टियां करती हैं। ये सही बात है, राजनीति में हर पार्टी कोशिश करती है कि दूसरी पार्टी मेरे से नीचे रहे, लेकिन वो पार्टी का चरित्र, वो पार्टी का लेवल भी तो इनको देखना चाहिए था ना। भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति इस बात की है, उनको समाज के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इतने 7 सालों से 8 साल से हम हरियाणा प्रदेश में भी देश में भी देख रहे हैं, उनकी तो रणनीति और राजनीति एक ही है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ दो, उनको खत्म कर दो, और इसी के ऊपर वो चलते हैं। विकास कार्य तो होते रहेंगे, वो बात का इशू है, और इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बिल्कुल योगेश जी की बात को सेकंड करता हूं कि या तो इस पार्टी का मर्ज होगा, ये पार्टी निपट जाएगी, दो में से एक ही काम होना है। और अब भी अगर ये संभले तो इनकी अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, अब वाइंडिंग अप कमेंट है, और रामवीर जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं, फिर आता हूं सारंग साहब। रामवीर जी रखिए अपनी बात। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, 2 मंत्रियों की बात। ये राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ कि इनके पास पर्याप्त मेंबर सदस्य होते हुए भी इनका कैंडिडेट हार गया, और पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में 17 सदस्यों ने अपने वोट ही कैंसिल करवा दिए। वो उसको क्या कहा जाएगा? ये किसी के ऊपर आक्षेप करने से पहले एक उंगली मैं किसी की तरफ करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ होती है। रामवीर जी, आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से जेजेपी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जेजेपी का भविष्य तो जेजेपी के नेता तय करेंगे या उनके साथ कार्यकर्ता तय करेंगे, मैं क्या कह सकता हूं। नहीं, तय तो वो करेंगे, लेकिन कुछ देखकर तो आप भी आए होंगे ना सर इधर। नहीं, देख के तो आए हैं, लेकिन ये तो सबको पता है कि भाई क्या भविष्य रह गया है, सबको पता है इस बात का। चलिए ठीक है, सारंग साहब फाइनल कमेंट। देखिए, जैसे इनेलो के प्रवक्ता पहले भी एक बार ये कह रहे थे कि हमने टिकटों का वितरण गलत किया पीछे, और काफी गलतियां की चुनाव के दौरान, और बड़े अनुभवी नेता तो इनेलो के पास रह गए थे, तो वो अनुभव की वजह से वो 1 सीटों पर आ गए, या उन्होंने कुछ ज्यादा हमसे भी ज्यादा अच्छी टिकटों का वितरण किया था कि उसकी वजह से 1 सीट पर आ गए। तो थोड़ा सा अपनी पार्टी की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देखते रहिए। दूसरी बात केशव, में बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी में कमियां हैं और देर सवेर सबकी सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमियां नहीं है, जब हम उनको नजदीक से देखते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चुनौतियां नेताओं के सामने आती हैं। कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां हरियाणा की और देश की भी बार बार सामने दिखती रहती है कि कैसे क्या क्या दिक्कतें हैं नेताओं के बीच में आपस में। इंडियन नेशनल लोकदल की चिंताएं कई बार हमें होती है। हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी तो नई पार्टी है, 3 साल हुए हैं, विस्तार में हम धीरे धीरे मैच्योर पार्टी बनेंगे, धीरे धीरे हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे। हमारा ठीक है सर, जो गलत डिसीजन होंगे उनको सुधार कर आने वाले समय में अच्छा करते रहेंगे। और मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद दूंगा केशव, आपने कल शाम को 5 बजे भी जेजेपी पर मंथन किया, आज दोपहर को 1 बजे भी, और अब शाम को 8 बजे भी। पिछले 3 डिबेट आपकी जेजेपी पर है, मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद की पात्र आप भी हैं सर कि विषय आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आप उसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो हमारे पास जो स्वीकार करने की चीजों की वो स्वीकार भी करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद के पात्र आप भी हैं कि विषय आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आप बात रखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हम एक मीनिंगफुल डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं जो कंक्लूजन तक पहुंचेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पंकज जी के पास आ रहा हूं। पंकज जी, देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन्हीं चीजों को लेकर के आज जनता के पास भी और जितने भी अच्छे राजनेता हैं सभी के पास एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। और उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके रामवीर जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और आम आदमी पार्टी के कुनबे को बढ़ाया। हम इनके जो एक्सपीरियंस है, जो चुनाव, जो इनका राजनीतिक कैरियर है, उसका बखूबी फायदा लेंगे, और जो जैसे जैसे ये हमारे को दिशा निर्देश देंगे आम आदमी पार्टी उस दिशा में आगे रेड्डू साहब फाइनल कमेंट जल्दी से जेजेपी के भविष्य पर।
देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जेजेपी से जो भी कार्यकर्ता नेता नाराज है, आखिर मदर पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल की ही ये एक ब्रांच थी। अगर कुछ इस तरह की किसी भी साथी को समस्या होती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके में जो है उनका स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। मदर पार्टी होती है जो किसी मैं दीप कमल जी से भी लूंगा इस बात का जवाब फाइनली, एक बार लास्ट में आऊंगा, लेकिन मैं सबके पास आता हूं एक बार। योगेश जी जल्दी से। देखिए, मेरा मानना जेजेपी के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जेजेपी हुआ करता था और इनेलो, समय बहुत कम है, प्लीज हाँ जल्दी से। हाँ, जेजेपी इनेलो किसी तरीके से भी दोबारा से मिल जाए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वरना बहुत भारी नुकसान इन्हें होगा। ठीक है, केवल जी बहुत जल्दी से। देखिए, ये पार्टी मदमस्त है, इसको कोई मतलब नहीं है और इनके अंदर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ये अपना पार्टी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है। सारंग साहब बहुत जल्दी से रखिएगा, तीनों रिएक्शंस का काउंटर बहुत जल्दी से। आखिरी बात से शुरू करूंगा। ढींगरा जी, तसल्ली से लिख लीजिए, अगले 2.5 साल और भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार यूं की चलेगी। जहां तक योगेश जी ने कहा कि पार्टी को और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, जो चीजें हो रही हैं, जो कहीं गड़बड़े दिख रही हैं, हमारी तरफ इतना ध्यान देने के लिए और हमें इस बात के लिए आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम वाकई मानते हैं कि यहाँ पार्टी में जो भी लोग हों उनको जिस तरीके से जोड़कर भी रखने, रेडू साहब भी न्योता दे रहे हैं वापस आने के लिए आपके लोगों को, और रेडू साहब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि अपना न्योता अपने पास रखे। जेजेपी का कोई कार्यकर्ता भूलकर भी इनेलो की तरफ तो मुंह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, केवल जी, रेडू साहब, पंकज जी, रामवीर जी, योगेश जी, दीप कमल जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।